Kataria and today we are going to start with the revision of very important topic that is other essential element of a contract जो कि यूनिट 3 है। यूनिट 3 में कुछ पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ये पर्टिकुलर यूनिट, जिसमें सबसे पहला है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है फ्री कंसेंट, तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके बारे में। तो ये चारों पॉइंट्स को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है उन्होंने कॉम्पिटेंट जो पर्सन है उसका डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट who is of the age of majority according to the law which he is subject and who is of sound mind and not disqualified by contracting by any law which he is subject is nothing but इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंगली आपने देखना है, या जो भी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी क्या बोल सकते हो आप, जो भी पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड आप चीजें कर रहे हो उस एक्ट में उनके जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें भी देखनी है। तो जैसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका जो एज है वो मेजॉरिटी होना चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब होता है 18 एंड अबव, 18 भी मेजॉरिटी के डेफिनेशन में ही आएगा। ये क्या कहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, ये कहा है ये इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 ने ये कहा है कि जो भी पर्सन 18 इयर्स के एज का है एंड उसके बियॉन्ड जाता है, इवन अ सिंगल डे भी होगा फिर भी वो मेजर ही माना जाएगा, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो 18 से नीचे है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको हम लोग माइनर बोलते हैं। इसके अलावा और दो कैटेगरीज में उन्होंने बोला है, एक तो साउंड माइंड वाले लोग एंड दूसरा जो भी डिस्क्वालीफाई किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उन लोगों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग जो मेजॉरिटी एंड मेजर एंड माइनर के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है माइनर के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज void ab initio, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो जिसपे एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये केस लॉ आपको याद रखना है, मोइरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, जिसमें क्या हुआ था, एक मेजर पर्सन ने यानी कि एक पर्सन था जिसने क्या किया है, बोरो किए हैं 20,000 जो कि माइनर है फ्रॉम बी, एंड उसके अगेंस्ट माइनर ने क्या किया था, मॉर्गेज किया था अपनी प्रॉपर्टी को। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड एब इनिशियो है, मतलब कोई भी पैसा, मतलब जो माइनर को दिया हुआ पैसा है वो बाद में मेजर रिकवर नहीं कर सकता। क्यों रिकवर नहीं कर सकता? क्योंकि वॉइड एब इनिशियो है। तो अगर ऐसा होता है कि जो इस केस में भी हुआ था कि माइनर ने कुछ ही पार्ट पे किया, बचा हुआ पार्ट पे नहीं किया है, तो मेजर जो पर्सन है वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता, उसे वो पैसा छोड़ना पड़ेगा, वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से वो पैसों को वसूल नहीं सकता। ये बहुत क्लियरली इस एक्ट में, इस पर्टिकुलर केस लॉ में बोला गया था। दूसरा है नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग अ मेजॉरिटी, मतलब क्या, जब माइनर था तब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया था, लेट्स अज्यूम कि कोई 10,000 रुपए आपने दिए थे कोई माइनर को, ठीक है, आपने 10,000 रुपए दिए हैं माइनर को, एंड उसके बाद जब वो मेजर बन जाता है आप उससे वो चीज को रेटिफाई करते हो, मतलब क्या, सब्सिक्वेंटली उसको करेक्ट करते हो, यानी कि सब्सिक्वेंटली उसको आप रेटिफाई, यानी कि आप उसको ये बोलते हो कि अब तू मेजर हो चुका है तो जो मैंने तुझे 10,000 जब तू माइनर था तब दिए थे अब मुझे वो वापस करने हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये बहुत क्लियरली एक्ट ने बोला है कि आप मेजॉरिटी के बाद, मतलब आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करो वो चलेगा, लेकिन जो पुराने एक्ट्स किए हैं उनको रैटिफाई, सब्सिक्वेंटली अप्रूवल नहीं कर सकते, ले नहीं सकते उन सारे एक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट से ही वॉइड है, तो आप वो जो चीजें वॉइड ही है उनको और आप क्या मतलब रेटिफाई करोगे, तो इसलिए वो नहीं चलेगा। तीसरा है माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और इट कैन टेक द बेनिफिट ओनली आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी हो सकता है। स्पेशली जो आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखा था सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ पार्टनर हो सकता है, बट वो सिर्फ बेनिफिट के लिए, आप उसको लॉस बेयर करने के लिए नहीं बोलोगे कोई भी पार्टनरशिप का, तो फिर आप उसको एडमिट कर सकते हो। तो उन्होंने यही कहा है कि आप क्या कर सकते हो, माइनर को ले सकते हो बट सिर्फ और सिर्फ एज अ बेनिफिशियरी, ना के एज अ कोई आपको उसको लॉस बेयर करने के लिए आप लगाओगे, नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। तो उसके बाद आता है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी,
ये तो बहुत ही क्या बोल सकते हो आप, माइनर के लिए बहुत बड़ा शस्त्र अस्त्र दिया हुआ है, दैट वो हमेशा ये बोल सकता है कि मैं छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मुझे आप बख्श दो। यानी कि क्या, यहाँ पर इवन जो लॉ ऑफ एस्टॉपल, रूल ऑफ एस्टॉपल होता है वो भी अप्लाई नहीं होता। रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, वंस यू एडमिट समथिंग यू कैन नॉट डिनाई इट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि क्या, लेट्स अज्यूम कि कोई माइनर है जिसने एडमिट किया था कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा जब मैं मेजर बन जाऊंगा, या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वॉट। तो ये जो चीज उसने जब माइनर था तब बोला था, तो बाद में जाके वो ये बोल सकता है कि मैं तो बच्चा था, तो ये एडमिट की हुई लायबिलिटी मेरी थी, बट मैं आज वो नहीं पे कर सकता। तो वो आप बाद में जाके डिनाई कर सकते हो अगर आप माइनर है तो ये हमेशा माइनर जो होगा वो हमेशा रूल ऑफ एस्टॉपल उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं, वो हमेशा ये बोल सकता है दैट मैं बच्चा हूँ, क्लियरली। उसके बाद नेक्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन माइनर के रिलेटेड आता है, उसमें इसमें आपको सेक्शन 68 लिखना मैंडेटरी है, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो सेक्शन 68 याद रखना है। इसमें ये बोला गया है कि जो माइनर होता है उसको अगर कोई भी पर्सन लायबिलिटी, मतलब कोई भी पर्सन नेसेसरी प्रोवाइड करता है, तो जो भी नेसेसरी प्रोवाइड किया है उसके लिए वो माइनर की जो भी प्रॉपर्टीज है वो लायबल है। मतलब अभी तक हम ये देख रहे हैं कि माइनर को आप कुछ भी सप्लाई करो, आप कुछ भी दो उसको, आप माइनर क्या करेगा, माइनर विल ओनली एंजॉय, वो उसको कोई पेमेंट नहीं करना है, वो सिर्फ बेनिफिट लेगा, ये सारी चीजें हमने देखी। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बोलता है कि माइनर अगर है तो उसको अगर आपने कोई नेसेसरी प्रोवाइड करी है तो फिर वो जो है नेसेसरी के लिए लायबल है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो नेसेसरी जो भी उसको प्रोवाइड करी है उसके लिए लायबल है। मगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। उसमें से सबसे पहला कंडीशन है कि वो जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसे वो एक्चुअल में रीजनेबली नेसेसरी चीज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लैम्बोर्गिनी दे रहे हो और बोल रहे हो नेसेसरी है बच्चे के लिए, या आप कोई आईफोन दे रहे हो उसको और बोल रहे हो नेसेसरी है, नहीं चलेगा। या तो फिर आप उसको कोई जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन भी उसको पास, बेसिक एजुकेशन के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, या ऐसी कोई चीज है जो बहुत ही जरूरी चीजें होती है लाइफ के लिए, वो बेसिक चीजें अगर आप प्रोवाइड करते हो तो ही आपको राइट मिलेगा। और दूसरा, जो भी आप लोगों ने माइनर को प्रोवाइड किया है उसका ऑलरेडी सफिशिएंट स्टॉक उसके पास नहीं होना चाहिए। जैसे आपको उसको खाने के लिए चीजें देनी है, अब खाने के लिए चीजें दे रहे हो और उसके पास ऑलरेडी 10 चीजें पड़ी हुई है और आप बोल रहे हो कि वो नेसेसिटी है, तो फिर वो अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये 2 कंडीशन होना जरूरी है। कौन सी? रीजनेबल नेसेसरी एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज नहीं होने चाहिए, तभी जाके आप अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी नेसेसरी आपने प्रोवाइड करी है माइनर को, उसके जो भी पर्सनल, उसके जो भी प्रॉपर्टीज है उससे आप क्या कर सकते हो, उनके लिए पैसा वसूल सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि आप उसको पर्सनली लायबल नहीं कर सकते, उसके प्रॉपर्टीज से आप जो भी पैसा है वो ले सकते हो, ये ध्यान रखना। हाँ, लेकिन ये समझ लेना नेसेसरीज में लग्जरियस गुड्स नहीं आते, कॉस्टली गुड्स नहीं आते, अननेसेसरी आर्टिकल्स को आप नेसेसरी बोल के आप उनको नहीं दे सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। मतलब ही क्या, जब माइनर एंड मेजर दोनों मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई गार्डियन होगा जो मेजर है एंड एक तरफ माइनर है, तो जो गार्डियन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे एक्ट्स के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने माइनर के बिहाफ पे किया है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप माइनर से देखो, माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड ही है, तो फिर आप माइनर को कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिकली तुम्हें ये परफॉर्मेंस करना है, या आप जब तुम मेजर बन जाओगे तब मुझे 10,000 रुपए देना है वापस, या ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उससे डिमांड नहीं कर सकते। नो इंसॉल्वेंसी, माइनर को कभी भी आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये तो बहुत क्लियर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है पार्टनरशिप एक्ट का, जो ये तो ऑलरेडी सेक्शन 30 बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। माइनर कैन बी एजेंट बट ही कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल। ये ध्यान से समझना, वाई? बिकॉज कोई भी एक्ट के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइबिलिटीज, लॉसेस, सब कुछ, सारी चीजों के लिए ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होती है, ना कि एजेंट की। एजेंट सिर्फ एक एक्ट कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो फिर प्रिंसिपल नहीं बन सकता लेकिन एजेंट बन सकता है, क्योंकि गलतियां एजेंट कर सकता है, लेकिन एजेंट ने की हुई गलती के लिए भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एजेंट बन सकता है माइनर, बट प्रिंसिपल नहीं बन सकता। उसके बाद माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियन। मतलब क्या,
In the absence of authority expressed or implied, an infant is not capable of binding his parents or guardians even for necessaries. मतलब क्या कि जो भी पेरेंट्स है गार्डियंस है नेसेसरीज के लिए माइनर की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, बट वो नेसेसरी जो भी पर्सन ने प्रोवाइड करी है वो पर्सन उनके पेरेंट्स को जाके नहीं बोल सकता कि आप इनकी जो इसको मैंने जो भी नेसेसरीज दी है वो आप पे करो। तो फिर यहाँ पर मतलब ध्यान से समझो, ये जो है ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये कौन है, ये पेरेंट्स है, ये माइनर है, ये माइनर है, अज्यूम करते हैं ये माइनर है, एंड ये वो पर्सन है जिसने माइनर को नेसेसिटीज प्रोवाइड करी है। तो ये जो नेसेसिटीज इसने माइनर को प्रोवाइड करी है इसके लिए ये पेरेंट्स को जाके नहीं बोल सकता, पेरेंट्स को एनफोर्स नहीं कर सकता कि आप इसके लिए लायबिलिटी पे करो। ये क्लियर हुआ, ये उनको बोलना है, यहाँ पर पेरेंट्स भी गार्डियन भी सब लोग आ गए। उसके बाद ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, ऑब्वियसली बात है जो भी एडल्ट पर्सन रहेगा वही लायबिलिटी बेयर करेगा। श्योरिटी फॉर अ माइनर, माइनर के लिए श्योरिटी हो सकते हैं, मतलब क्या, क्यों श्योरिटी हो सकते हैं, माइनर श्योरिटी नहीं बन सकता। मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट आता है जो आप सीए इंटर में सीखोगे वो बहुत अच्छे से समझाया था, भले ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था लेकिन फिर भी मैंने समझाया था, उसमें आपको श्योरिटी आता है। आई होप यू गाइज रिमेंबर। तो माइनर जो है वो श्योरिटी नहीं बन सकता, लेकिन उसके लिए कोई और जो है वो श्योरिटी बन सकता है, श्योरिटी फॉर अ माइनर। इसके बाद नेक्स्ट आता है माइनर एज अ शेयर होल्डर। माइनर एज अ शेयर होल्डर मतलब क्या, वो एज अ शेयर होल्डर होने की कैपेसिटी नहीं रखता है, वो जस्ट एक काइंड ऑफ अ बेनिफिशियरी होगा जिसके बिहाफ पे कोई जो भी एडल्ट पर्सन है, पेरेंट्स हो गए, गार्डियन हो गए, वो पूरे के पूरे जो भी शेयर्स है उनको होल्ड करेगा। जैसे ही वो मेजर बन जाएगा वो नाम उसके नाम, मतलब जो भी शेयर्स है वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स मतलब सिविल रॉन्ग, टॉर्ट मतलब यूजुअली सिविल रॉन्ग होता है, तो इसके लिए तो लायबल करना जरूरी है। तो ये माइनर जो है वो यूजुअली लायबल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कोई पर्टिकुलर सिनारियो हो। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 12 पे, जिसमें सेक्शन 11 में माइनर के बारे में नहीं लिखा था, सेक्शन 11 में कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बारे में लिखा था कि कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई है, कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सेक्शन उसके बाद डायरेक्टली माइनर से रिलेटेड चीजें स्टार्ट हो गई थी। अब सेक्शन 12 बात कर रहा है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, पर्सन जब साउंड माइंड। अब क्या होता है, यूजुअली जो भी लोग मे बी लूनेटिक है या जो कल रात में दारू पी के बैठे हुए हैं या इस वक्त दारू पी के बैठे हुए हैं, उनको कोई रैशनल उनका दिमाग नहीं है, वो अपने लिए अच्छे सही डिसीजंस नहीं ले सकते, ऐसे लोगों के साथ आप जब वो अनसाउंड माइंड के हैं उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब वो साउंड माइंड के हो जाएंगे तभी आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये सेक्शन 12 ने बोला है। इसके बाद चलते आगे। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालीफाइड पर्सन, कुछ लोग हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, जिसमें से पहला है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। मैंने आपको डिटेल में बताया था ये क्यों डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसके अलावा एलियन एनिमी, कॉर्पोरेशंस, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट, ये कुछ और लोग हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, जो जेल में जाते हैं, इंसॉल्वेंट है, जो एलियन एनिमी मतलब जिन कंट्रीज के साथ अपना वॉर चल रहा है, ये सारी लोग। तो इन लोग को ऑलरेडी लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप उन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद चलते हैं अगला। ये जो था ये पूरा एक पार्ट था जिसमें कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो गई थी। अब अगला जो है वो है फ्री कंसेंट, जिसमें 5 जो सिचुएशंस दी है उनके बारे में हमको समझना है एंड उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में हमें समझना है। जिसमें से सबसे पहला हम समझेंगे सेक्शन 13 में क्या लिखा है। जो कंसेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 मतलब क्या होता है, 2 or more person are said to consent when they are agreed upon the same thing in the same sense। आपको अगर याद होगा तो हमने फर्स्ट जो यूनिट था उसमें हमने देखा था कॉन्सियस एड ईडियम, यानी कि आप लोगों के माइंड में मीटिंग अप ऑफ माइंड्स, मतलब आपके माइंड में वो एग्जैक्टली सेम चीजें हैं जो सामने वाले के माइंड में भी है। तो उसके बाद तो हम लोग सबसे पहले तो ये जरूरी है जब कंसेंट दिया जाएगा, उसके बाद आपको ये समझना है कि जो भी कंसेंट है ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, उसमें वो पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। मतलब वो नीचे जो सिचुएशंस दी है इन सारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कॉज नहीं होना चाहिए। यानी कि कौन से कोर्शन जो सेक्शन 15 में बोला है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड 17, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 एंड मिस्टेक 20, 21, 22 में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोर्शन के बारे में, जिसमें सेक्शन 15 में लिखा है। कोर्शन पे यूजुअली क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट पे, बट मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो कि कोर्शन क्या है एंड फिर कोर्शन के जो ये इफेक्ट्स है वो क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। इफेक्ट सारे सेक्शन 19 में लिखे, यहाँ पर जो सेक्शन 19 जो मिसिंग है वो सारा इफेक्ट के बारे में है कि जो ये जो इस तरीके से अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कोर्शन से अगर आपने कोई कंसेंट लिया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सारी चीजें सेक्शन 19 में लिखी हुई है। तो सबसे पहले सेक्शन 15 में कोर्शन का जो डेफिनेशन लिखा है वो ध्यान से देखो क्या है। कोर्शन, ये याद रखना ये डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पे क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना पड़ता है। जब ये पूरी की पूरी डेफिनेशन याद ना हो तो उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए इन पार्ट्स। अगला जो यूनिट है पर्टिकुलरली वो मैंने प्रॉपरली मेरे हैंड रिटन नोट्स में मैंने रिकॉर्ड करना है और वो ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं, वो आप लोग को उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। आपको वो वीडियो में ये समझेगा कि किस तरीके से आप जो है वो पर्टिकुलर लॉ जो सब्जेक्ट है उसको पर्टिकुलर तरीके से एक नोट्स कैसे बनाने चाहिए। जो 20 पन्ने की चीजें हैं उसको आप 5 पन्नों में 4 पन्नों में कैसे लिखेंगे एंड उसको एक शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट समरी वाइज में समराइज कैसे करोगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे या शॉर्ट तरीके से कैसे ऐसे आप रिवाइज करने के लिए आपको आसान हो इस तरीके से लिख पाओ, वो सारी चीजें आपको समझेंगी। लेकिन वो समझेंगी अगले जो भी यूनिट मैंने जिसके नोट्स बनाए उसके वो वाला लेक्चर जब मैं डाल दूंगी तब देख लेना। इसके बाद आपको अब ये समझना है, उसमें मैंने इवन कुछ डेफिनेशंस है जिनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके डाला है। आपको 2 मिनट में समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या लिखा था। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने जाओगे तो नहीं समझेगा। तो कैसे पढ़ना चाहिए आपने, कोर्शन क्या होता है, इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, ठीक है, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय, किसने फॉरबिडन किया है, किसने रोका हुआ है, इंडियन पेनल कोड, और एनी लॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडाइस ऑफ अ पर्सन whatever with the intention causing any person with the intention whatever with the intention of causing any person to enter into a contract। मतलब क्या, कोई भी पर्सन को आपने थ्रेटन किया है एक्चुअल में या फिर कि मतलब थ्रेटनिंग किया है, या तो आपने सच में उसे मारा है या तो आपने उसको बस डराया धमकाया है, या फिर और ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंगली, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंगली, या फिर आपने किसी और की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, मतलब प्रॉपर्टी उसकी, आपने उसको उसके घर से ही बाहर निकाल दिया और आप रहने लगे, तो ये अनलॉफुली आपने डिटेन किया है उसकी प्रॉपर्टी को उसके अगेंस्ट। तो फिर ऐसे जो इंटेंशन, और वो भी इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला भी आप के साथ वो एग्रीमेंट कर दे और मतलब वो नहीं चाहता है बट फिर भी आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर दे, या जो भी चीज़ों के लिए आप कोर्शन कर रहे हैं उसको डरा रहे धमका रहे हैं वो चीज़ें वो करे। तो अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम इस तरीके से कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम लोग कोर्शन बोलेंगे। एंड कोर्शन के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पर उन्होंने डिवाइड करके दिया, देखो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड और अनलॉफुली डिटेन और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विदाउट विद द प्रेजुडिस विद द इंटेंशन of causing to the property prejudice to any person with the intention to causing to that person to enter into a contract, मतलब सामने वाला एंटर हो जाए इस पर्पज से, तो ये इस इंटेंशन से। तो ये उन्होंने ऊपर का ही डेफिनेशन यहाँ पर वापस दिया है, बट आपको ये समझना है कि इट इज नोटेड दैट इट इज इमटेरियल कि इंडियन पेनल कोड उस टाइम पे फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ठीक है, ये नहीं। आपको ये समझना है कि इफेक्ट क्या होते हैं अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है जहां पर आपको आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन किया जाता है या फिर आपको थ्रेटन किया जाता है। तो इन दैट सिचुएशन आपका जो भी आपने अगर गलती से उस कॉन्ट्रैक्ट को किया भी होगा, आपको जबरदस्ती गन रख के आपने साइन किया होगा कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट was so obtained। हुज कंसेंट मतलब जिसको आपने डराया धमकाया, जिसके सर पे गन रखा था, उसके ऑप्शन पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देता है, रिसाइंड कर सकता है, मतलब या रिसीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, वो बोलेगा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। अगर उसने कोई भी एक्शन नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर उसने कोई एक्शन लिया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, बात खत्म। अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सबसे
पहला वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल के बाद क्या हो जाएगा, या तो रिसीशन हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पार्टी ने कहा है, एंड उसके बाद आपको जो है उसको वो रिस्टोर करने पड़ेंगे, जो भी बेनिफिट्स उसने लिए होंगे उस पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर्टी को डिटेन करने के अगेंस्ट, या आपको थ्रेटन करके प्रॉपर्टी ली होगी या कुछ भी किया होगा, उसको सारे जितने भी बेनिफिट्स उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मिलेंगे वो सारे रिस्टोर करने पड़ेंगे, मतलब वापस करने पड़ेंगे। एंड अ पर्सन टू हुम द मनी हैज been paid or anything delivered under the caution must repay or return it। सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, अगर कोई पैसा भी लिया होगा तो वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। ये इफेक्ट्स लिखे हैं कोर्शन के अंडर सेक्शन 19, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में नहीं लिखने होते हैं, एग्जाम में जब आप पेपर लिखते हो उस टाइम पे एग्जाम्पल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आया है। अब लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लिख दी है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, देन यू राइट द एग्जाम्पल्स, अदरवाइज आपको एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जो अगला है वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली है। सेक्शन 16 क्या बात करता है, ध्यान से देखो। सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली वेयर अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर पर्सन, मतलब सामने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के विल को डोमिनेट किया है, तो फिर आप क्या बोल सकते हो, उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल सकते हो। लेकिन ये बोलने के लिए कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के विल को डोमिनेट किया है, नीचे दिए हुए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो होने जरूरी है। कौन सा, सबसे पहला that where he holds the real and apparent authority, ही मतलब जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है उसके पास रियल अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। दूसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, फिड्यूशियरी इज नथिंग बट फेथफुल रिलेशन, दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिलेशन होना चाहिए। और तीसरा where he makes the contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the age of illness, mental bodily distress। for example एक कोई ओल्ड इलिटरेट पर्सन है, या मतलब आपने उनके जो भी कमजोर सिचुएशन है उसका फायदा उठाया है, तो आपने एक तो फायदा उठाया, दूसरा आपने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में ये सारी चीजें करी, एंड तीसरा आपके पास रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी थी एंड आप उस पोजीशन पे थे जिसकी वजह से आपने दूसरे के विल पे कंट्रोल किया, तो फिर हम ये बोलेंगे कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हुआ है। इसके लिए ये जो एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देखो, सबसे पहला द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज कैसा होना चाहिए, पहले ऑलरेडी बता दिया। एक तो दूसरे के विल पे आपका डोमिनेट करने का आपका विल होना चाहिए, मतलब आप दूसरे के विल को डोमिनेट कर सकते हो, इस पोजीशन में होना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए आपने। दूसरा, जब आप डोमिनेट कर रहे हो, ये बोल रहे हो, तब आपने रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी देखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी डॉक्टर सर्वेंट होता है, मास्टर सर्वेंट होता है, डॉक्टर पेशेंट होता है, इस तरीके से। दूसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि कोई ट्रस्ट का रिलेशन होना चाहिए। मेंटल डिस्ट्रेस होना चाहिए, मतलब वो पर्सन है या तो इलिटरेट है या तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी, मतलब इलनेस से भरा हुआ है, एंड आपने उस टाइम पे पोजीशन का फायदा उठाया। एंड चौथा अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स, मतलब क्या, ये वाला पॉइंट यूजुअली नहीं समझ में आता। अनकॉन्शनेबल बार्गेन इज नथिंग बट यूजुअली जो विलेजेस में होता है, जहाँ पर कोई पर्सन है जो दूसरों से मतलब जो भी विलेजर्स है उनको पैसा तो देता है एज अ लोन बट विथ अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 25% पर एनम से लोन देना इज नॉट रीजनेबल, तो फिर उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शनेबल बार्गेन। तो ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट किसी को भी दिया है तो फिर हम ये बोलेंगे कि इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग इसके लिए हम ये बोलेंगे कि क्या किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, डोमिनेट किया है एक ने दूसरे के विल पे। तीसरा, द ऑब्जेक्ट मस्ट टेक द अनड्यू एडवांटेज। ऑब्वियसली बात है, आपने ये सारी चीजें होने के बाद आपके पास अथॉरिटी है, डोमिनेट करने की, इन्फ्लुएंस करने की पावर है, तो ये कैसे समझेगा, 4 चीजों से जो ऊपर देगा। अब ये सारी चीजें होने के बाद आपने उसका एडवांटेज लिया हुआ है, तब क्या होगा। अब ये जो होगा, अगर आपने एडवांटेज लिया है तो सबसे पहले अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पे होगा जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ, the absence of use of dominant position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in the position to dominate the will of the another। मतलब जो डोमिनेट करेगा उसने ये बताना चाहिए, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ही अलाउड किया जाएगा, वरना नहीं। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो सेम जो कोर्शन के जो भी इफेक्ट्स है कोर्शन के जो भी इफेक्ट्स है वो सारे के सारे सेम अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी अप्लाई होंगे। कौन से थे,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकते हैं, वॉइडेबल हो जाएगा, अगर कोई बेनिफिट डिराइव किया है तो उसको आपको सेट असाइड रिस्टोर करना होगा, वो सारी चीजें। उसके बाद आता है सेक्शन 17 पे, जो है फ्रॉड पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस पे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला तो फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड में अगर उन्होंने देखा अपने ध्यान से तो वहां पर जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट होता है मीन्स एंड इंक्लूड्स। आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो फॉर फ्रॉड का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहला, द सजेशन एज द फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु बिलीव्स इट नॉट टू बी ट्रू, मतलब हु does not believe it to be true, मतलब क्या yes, the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true, मतलब उसको भी पता है ये सच नहीं है एंड एक्चुअल में वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी आप फेंकते हो, दैट इज फ्रॉड। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये बोला कि कोई भी चीज़ है, जैसे आपने कोई भी चीज़ें छुपाई, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पे आपको साइन करवाने थे, 2 लोगों के साइन आपने फॉर्ज करके डाल दिए और फिर आप बोल रहे हो कि ये फॉर्जरी, ये जो है आप भी साइन कर दो, तीसरे का साइन खत्म हो गई बात। तो आप, क्योंकि ये 2 लोगों ने साइन किया है, जबकि आपने वो बताया नहीं कि वो साइन जो है वो आपने कॉपी फॉर्जरी किया हुआ है, कॉपी नहीं फॉर्जरी किया है उन साइंस का। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इसमें आएगी। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट हैविंग द नॉलेज और द बिलीव ऑफ द फैक्ट, मतलब आपने एक्टिवली कोई चीज़ें छुपाई। आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि फॉर्जरी वाला एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, साइन फॉर्जरी करके, या कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको पता है इस प्रोडक्ट पे क्या डिफॉल्ट है, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ों को बताते नहीं हो, एक्टिवली बताते नहीं हो, तो फिर वो आएगा इसमें। उसके बाद अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब आप परफॉर्म ही नहीं करना चाहते बट फिर भी आपने प्रॉमिस किया है हवे में, उसे भी आप लोग फ्रॉड बोलोगे। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब डिसीव मतलब दूसरों का अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है। और एनी सच एक्ट और ओमिशन दैट लॉफुली स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, लॉ जो भी बोलेगा वो सब फ्रॉड है। तो ये 5 चीजें अगर होती है तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे फ्रॉड बोल सकते हो। और ये सारी चीजों में आपका इंटेंशन बहुत सीधा सा है कि आपको सामने वाली पार्टी को डिसीव करना है या सामने वाली पार्टी के साथ आपको गलत चीजें करनी है और आपके फेवर में चीजें होनी चाहिए। अब इसेंशियल क्या क्या है, देखो इसेंशियल सेक्शन 17 के, इस पे में भी क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा फ्रॉड का अगर इस पे आते हैं तो। सबसे पहले क्या लिखा है एनालिसिस में, देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन दैट इज इट मस्ट बी फॉल्स, मतलब क्या, एक तो आपने कोई जो भी असर्शन किया, जो भी स्टेटमेंट किया है वो झूठा है। दूसरा, एक्टिवली कंसील किया है, आपने जो भी रिप्रेजेंटेशन किया है, हाँ जो भी आप झूठ बोल रहे हो वो आप जिस भी पर्टिकुलर चीज पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद जो भी आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन किया है उसका जो भी कंक्लूजन है ये यही है कि आपको दूसरे पार्टी को डिसीव करना है। इसके बाद तीसरा, विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिफाई, मतलब आपको पता है कि ये जो भी आप बोल रहे हो, जो भी रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो वो झूठ है। इसके अलावा सामने वाली जो पार्टी है वो आपके जो भी झूठ है उस पर रिलाई कर लेती है एंड उसकी वजह से वो लॉस सफर करता है, कॉन्सिक्वेंटली सफरिंग अ लॉस। ये सारे सिचुएशंस अगर होते तो आपने फ्रॉड किया है। अगर फ्रॉड किया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हो, बट रिसाइंड रीजनेबल टाइम में करना है। मतलब आज कोई गन रख के चला जाता है या फिर गन रख के तो क्वेश्चन में हो जाएगा, चलो मान लो 2 मिनट के लिए आपके प्रॉपर्टी के साइन पे झूठा फॉर्जरी करके आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, आज हड़पी है और आप 10 साल के बाद जाके केस करोगे तो नहीं चलेगा। रीजनेबल टाइम में आपने करना चाहिए और उसके लिए जो भी डैमेजेस है वो आपको मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आप सामने वाली पार्टी को कोई पर्टिकुलर परफॉर्म करना, कोई जो भी आपका एक्ट है वो परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट कर सकते हो, राइट। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑपरेशन थिएटर में अगर है और कोई डॉक्टर फ्रॉड करता है और ऑपरेशन आधा हो चुका है और फिर आप बोलोगे कि ऑपरेशन नहीं होगा इसके बाद, तो ये तो नहीं चलेगा। आप सामने वाली पार्टी को इंसिस्ट कर सकते हो कि कंपलसरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई परफॉर्मेंस करने के लिए आप सामने वाले को इंसिस्ट कर सकते हो। तो ये 3 रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है अगर फ्रॉड होता है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आता है, दैट मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। एकदम समरी में बताती हूँ क्या है। क्या लिखा है ध्यान से देखो। मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड का मतलब है
जनरली, ठीक है, जनरली रूल अप्लाई होगा कैविएट एम्प्टर का। मतलब क्या, लेट द बायर बी अवेयर। ओके, आपको रीजनेबल एग्जामिनेशन से समझ रहा था, बट फिर भी आपने अगर रीजनेबल एग्जामिनेशन नहीं किया और वो चीज आप लेके आ गए, तो बाद में ये मत बोलना कि सामने वाले को कि आप साइलेंट है और आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, ये नहीं अलाउड होगा। तो जो भी चीजें देखो there is no duty to speak in such a cases and silence does not amounts to fraud। कौन से केसेस में, जहां पर आपने फैक्ट डिस्क्लोज करना आपकी ड्यूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी फैक्ट डिस्क्लोज करने की वजह से सामने वाले की मे बी विलिंगनेस अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने साइलेंट रहना इज ओके, जनरली ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये जो चीजें नीचे जो एक्सेप्शंस लिखे हैं ये जो भी एक्सेप्शंस लिखे हैं, इन सारे एक्सेप्शंस में आपको बोलना जरूरी है। अगर आपने नहीं बोला, अगर आप साइलेंट हो, तो फिर फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, तो नीचे बेसिकली जो दिए वो एक्सेप्शंस है, जिसमें से सबसे पहला है जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है। यानी कि क्या, जहां पर आप लोगों पे देखो, एक तरफ होता है, देखो एक अटमोस्ट गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, आप दोनों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन है, यानी कि ट्रस्ट का रिलेशन है, एंड उस ट्रस्ट के रिलेशन में गुड फेथ में, यानी कि बोनाफाइड, यहाँ पर वर्ड यूज होते हैं, बोनाफाइड इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फिर वहां पर अगर सामने वाले ने गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी, फिर भी अगर आप साइलेंट हो, तो फिर वो फ्रॉड माना जाएगा। ओके, तो सबसे पहला गुड फेथ में होना चाहिए, यानी कि बोनाफाइड जिसे हम टेक्निकल या लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं। दूसरा होता है मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब बैड फेथ। तो अगर मैलाफाइड इंटेंशन है तो फिर तो वैसे भी नहीं चलेगा, मतलब वो फिर तो फ्रॉड, मतलब आपको भी पता है सामने वाले का इंटेंशन सही नहीं है, फिर भी अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। बट ये लॉ अलग है, एविडेंसेस अलग है, तो दोनों को मिक्स मत करना। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, जनरली फ्रॉड, साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी विलिंग, अगर सामने वाले ने चीजें बताई तो आपकी विलिंगनेस में भी अफेक्ट हो सकती है, तो जनरली नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां पर उसकी ड्यूटी टू स्पीक है, उस सिचुएशन में भी अगर वो शांत रहता है तो फिर उसको फ्रॉड बोलेंगे। बट ये ड्यूटी टू स्पीक कौन कौन सी चीजों में होती है? जहां पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, यानी कि ट्रस्ट का रिलेशन है। दूसरी चीज है जहां पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि आपको कोई बीमारी है और आप इंश्योरेंस कंपनी से वो बीमारियां छुपा रहे, नहीं चलेगा, वहां पर आपकी ड्यूटी है, आपको बोलना जरूरी है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, यानी कि जैसे कि शादी में आप लोगों ने मतलब जो भी पर्सन है उसने ये छुपाया कि जो भी लड़का है वो दारू पीता है या बहुत उसको खराब आदतें हैं, ये सारी चीजें आपने छुपा के रखी, आपको लगा, और सामने वाली पार्टी को ये दिखाया कि लड़का बहुत अच्छा है, और फिर शादी हो जाती है। तो यहाँ पर ड्यूटी है ये बताना, सामने वाले बंदे के जो बारे में जितनी भी चीजें हैं वो बताना जरूरी है, यहाँ पर ड्यूटी है, और फिर भी अगर आप साइलेंट हो तो फिर वो फ्रॉड होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट में सारी डिस्क्लोजर देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 4 भाई है, 3 भाइयों में बंटवारा कर लिया और फिर चौथे को बोला ही नहीं, साइलेंट हो, तो फिर वो अलाउड नहीं किया जाएगा। इन दैट सिचुएशन उसे क्या बोला जाएगा? साइलेंस जो है वो फ्रॉड माना जाएगा। इसके अलावा शेयर अलॉटमेंट प्रॉस्पेक्टस में होता है ऐसा, यानी कि जो भी प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है कंपनी का, उसको स्टडी करके यूजुअली जो लोग हैं वो उसको स्टडी करके कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई भी चीजें झूठ लिखी है तो ये ड्यूटी होती है कंपनी की, उसमें जितनी भी चीजें हैं वो आपको सारी की सारी सही तरीके से बताना जरूरी है। अगर आप साइलेंट हो इन द मतलब प्रॉस्पेक्टस में कुछ चीजें छुपाते हो तो फिर वो अलाउड नहीं होगा, वो फ्रॉड ही माना जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है, एक क्या हो गया? ड्यूटी टू स्पीक, एंड दूसरा है वेयर द साइलेंस इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। मतलब क्या? यहां पर एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। क्या? इफ यू डू नॉट डेनेट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। मतलब क्या? सामने वाले को आपने ऑलरेडी ये बोला है कि अगर आपने मना नहीं किया तो फिर मैं ये मान के चलूंगा कि इस घोड़े में कोई डिफॉल्ट नहीं है, या सामने वाला जो घोड़ा है वो साउंड माइंड का है। तो अब इन दिस सिचुएशन जो भी पर्सन जो बाय करने के लिए आया है उसने आपसे पूछा है, तो अगर इन दैट सिचुएशन अगर आप साइलेंट हो तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। इज दैट क्लियर है क्या? दोनों चीजें, तीनों चीजें क्लियर हो गई क्या? अब चलते हैं आगे, जो है मिस रिप्रेजेंटेशन।
मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि क्या होता है, मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा है यहाँ पर भी, जैसे फ्रॉड में लिखा था यहाँ पर भी मीन्स एंड इंक्लूड लिखा है, जो कि सेक्शन 18 के अकॉर्डिंगली है, जिसमें सबसे पहला तो आपको ये समझना है मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कि आप फ्रॉड नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी आप बोल रहे हो वो सच है इसीलिए आप बोल रहे हो। सो मिसरिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पॉजिटिव अफर्मेशन असर्शन एंड इन अ मैनर दैट नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट of that which is not true though he believes it to be true। in short basically इतना कॉम्प्लिकेटेड समझने की बजाय, जैसे यूजुअली आपके फ्रेंड सर्कल में भी होता है, आपने किसी और से बोला हुआ सुना होता है, फिर आपने जो किसी और का सुना होता है वो आप जाके किसी और को बता देते हो। तो आपने जो सुना है आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाले ने बोला है वो सच है और इसीलिए आप जाके वो बताते हो। आप लोग को समझ गया, मैंने ये इसलिए तरीके से इसलिए बोला क्योंकि मैंने समझाते टाइम पे भी आपको ऐसे ही समझाया था, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहला सामने वाले को लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, जो भी वो बोल रहा है वो सच है, इसीलिए वो बोलता है। उसका इंटेंशन आपको ठगने का नहीं है, फ्रॉड करने का नहीं है। दूसरी बात, जो भी एनी ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव गेन एडवांटेज, मतलब क्या गेन्स एंड एडवांटेज, मतलब आपको फ्रॉड करने का या आपसे कोई भी चीज़ें प्रॉपर्टी हड़पने का या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, तो इसकी वजह से। एंड तीसरा, जो भी चीज़ें हुई है वो इनोसेंटली हुई है, गलती से हुई है, तो फिर आप उसको बोल सकते हो मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है जो कि आपको नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपका इंटेंशन डिसीव करने का नहीं होता, यहाँ पर होता है आप एक्टिवली जो भी चीजें हैं वो छुपाते हो, यहाँ पर आपको पता है फिर भी आप नई चीजें बताते हो, झूठ बोलते हो। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये सच है इसलिए आप बोलते हो। यहाँ पर जो है आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस, रेप्यूडाइट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन जब आप मिस रिप्रेजेंटेशन की बात आती है उस टाइम पे आप रेप्यूडाइट कर सकते हो बट आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इंटेंशन मैटर्स। यहाँ पर इंटेंशन आपका दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पर फ्रॉड के टाइम पे अगर ऐसा है कि आप The party using the fraudulent act cannot secure or protect himself with the जो भी कैवी टेम्पटर का रूल यूज करके आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने फ्रॉड नहीं किया है ये। लेकिन हाँ, ये एविडेंस एंड लॉ का गेम अलग है, आपको ये प्रूफ वगैरह करना पड़ेगा, फिर कैसे प्रूव होगा वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं कर रहे हम। बस इतना समझ लो कि फ्रॉड के केस में आप कैवी टेम्पटर या लेट द बायर बी अवेयर ऐसा बोल के आप खुद को नहीं बचा सकते। यहाँ पर अगर यूजुअली डिस्कवर आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप बिलीव करते हो तो फिर आप बच सकते हो, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच का डिफरेंस है। वैसे ही कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी डिफरेंस है। कोर्शन के केस में क्या होता है कि आपको थ्रेटन किया जाता है, फिजिकली थ्रेटनिंग किया जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ये जो भी एक्ट है क्रिमिनल एक्ट है, अनलॉफुल है, इंडियन पेनल कोड के अंडर कवर्ड है, ये इलीगल नहीं है बट हाँ ये गलत जरूर है। इसके बाद यहाँ पर रिलेशन जो होता है हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज कौन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि जो दो पार्टीज है उनके बीच में कोई स्ट्रेंजर है वो नहीं मतलब वो आके क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे गुंडे भेज देते हैं आपके घर पे तो वो क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन जब अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है, उन्हीं के बीच में ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब लॉ एप्लीकेबल होगा कि दो जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वही पार्टी में एक पार्टी ऐसी है जो डोमिनेट कर रही है दूसरे पे, कोई तीसरा जो स्ट्रेंजर डोमिनेट करता है तो वो अलाउड नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है, यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल ही माना जाएगा। इसके बाद या इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो पोजीशन होता है, जो बेनिफिट अग्रीव पार्टी को जो भी मतलब मिला, मतलब अग्रीव पार्टी जो भी होती है उसे जितना भी बेनिफिट सामने वाली पार्टी ने आपसे फ्रॉड करके लिया है वो सारा का सारा रिस्टोर करना पड़ता है, रिस्टोर बैक देना होता है। यहाँ पर आप जो है जो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसमें क्या होता है, अग्रीव पार्टी टू रिटर्न द होल ऑफ द बेनिफिट वेदर इन पार्ट और नॉट टू गिव एनी, मतलब जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा कोर्ट के अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली होता है। मे बी होल आपको रिस्टोर करना पड़ सकता है, मे बी पार्ट में रिस्टोर करना हो सकता है, डिपेंड्स, सिचुएशन पे डिपेंड होता है। बट ये जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट ऐसा है कि जो मतलब इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है एक्सरसाइज बाय होम तक के वो फॉर श्योर डिफरेंस वाले पॉइंट्स है।
तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में आपको आ सकता है। इसके साथ साथ सेक्शन 19 में जो लिखा हुआ है लीगल इफेक्ट्स, यानी कि जो भी फ्री कंसेंट में अगर नहीं दिया है तो फिर फ्री कंसेंट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये ध्यान रखना है कि कैविएट एम्प्टर है या नहीं है, मतलब रीजनेबल एग्जामिनेशन से अगर चीजें समझ में आ रही है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने केस नहीं किया तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर केस करते हो तो वो वॉइड हो सकता है। इसके साथ साथ आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे, आपको डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, प्लस आपको रिस्टोर कर सकते हैं बेनिफिट्स। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अगर डिस्कवर कर सकते हो आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, अगर आपके पास अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब रीजनेबल एग्जामिनेशन करके आपको सामने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो भी मतलब आप गुड्स बाय कर रहे हो वो सामने वाला जो बता रहा है वैसा नहीं है मे बी, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, आप उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बोलना पड़ेगा, जो स्पेसिफिकली साइलेंस फ्रॉड से रिलेटेड हमने देखा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है आपको कि ये जो पर्टिकुलर कार है, इसका ये जो कार है वो ऑन एन एवरेज आपको मे बी 12 किलोमीटर्स मे बी माइलेज देता है। अब आपको चेक कर सकते हो ये चीज़ें ट्राई करके, रीजनेबल एग्जामिनेशन करके, बट अगर आपने नहीं किया तो ये आपकी गलती है। तो आप ये मत बोलना कि सामने वाले ने आपके साथ फ्रॉड किया। तो जो चीज़ें आप रीजनेबल एग्जामिनेशन से डिस्कवर कर सकते हैं वो फ्रॉड नहीं हो सकता। इसके बाद अगला जो है वो है मिस्टेक। मिस्टेक में आता है मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो तरीके से मिस्टेक्स हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ जो होता है वो आप कभी भी मतलब ये नहीं बोल सकते कि मुझे इंडिया के लॉज नहीं पता है, आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपके इंडियन लॉज आपको नहीं पता है। एंड फॉरेन लॉ जो है वो मैटर ऑफ फैक्ट माना जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो तरीके से, एक बायलैटरल मिस्टेक, एक यूनिलैटरल मिस्टेक। मतलब क्या कि जैसे एक से ही गलती हो रही है या फिर दोनों से गलती हो रही है। अब दोनों से भी जो गलती हो रही है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हो रही है, मतलब जो भी कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि ये कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये सब्जेक्ट मैटर है, इस पे प्रॉब्लम है। तो फिर आप ये दोनों के साइड से अगर सब्जेक्ट मैटर में प्रॉब्लम है या मिस्टेक है, मैं जो सोच रही हूँ और जो सामने वाला सोच रहा है दोनों भी अलग अलग सोच रहे हैं, तो फिर वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल मिस्टेक है। इट कुड बी क्वांटिटी, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी। इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि कैसे क्या चीजें होती है। मिस्टेक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल, फिजिकल, ये भी मैंने समझाया हुआ है। इसके ऊपर अगला जो यूनिट है इसमें सेक्शन 56 और 56 सेक्शन 56 में आपको इलीगल एक्ट, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, पहला का इलीगैलिटी, उसके टाइम पे ही मैंने पॉसिबिलिटी के रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आप लोग को याद भी होगा क्योंकि इस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने पेनल्टी भी दिया था, तो फॉर श्योर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में याद होंगी। उसके बाद यूनिलैटरल मिस्टेक भी होता है, मतलब क्या कि एक ही पर्सन से मिस्टेक हो रहा है, तो आइडेंटिटी में हो सकता है, कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, इस पे एज सच क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आया तो भी आपको बस मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके साथ साथ अब हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें इस पर्टिकुलर ये जो यूनिट है उसका बचा हुआ पार्ट आपको मिलेगा। तो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।